येस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरके ड्रीम अकेडमी। मैं प्रिया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। और आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे हम बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़। राइट, सो आगे बढ़ते हैं हम। आज के सेशन में हमारा कुछ सीरीज़ रहेगी टॉप 50 क्वेश्चंस की इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की। जिस भी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो भी पैटर्न आपका सीबीएसई ने तैयार करा है कि किस बेस्ड पर आपके क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का सेशन रहेगा एक तरह से डेमो सेशन रहेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हम किस तरह की प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। सो इट विल बी अ डेमो सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विथ फुल एनर्जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 एक्नॉलेज्ड फॉर हिज कैपेबिलिटीज टू स्टीयर अवे द इकोनॉमिक क्राइसिस लूमिंग लार्ज ऑन द अर्स्टवाइल इंडियन इकोनॉमी। मतलब इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? डैश मतलब डैश वॉज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में जिन्हें एक्नॉलेज किया गया था उनकी कैपेबिलिटीज़ के लिए। और उनमें कैपेबिलिटीज़ कौन सी थी? टू स्टेयर अवे द इकोनॉमिक क्राइसिस। स्टेयर अवे का मतलब होता है कंट्रोल में करना है। उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल में करा था, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, उसको कंट्रोल में किया था ऑन द अर्स्ट वाइल इंडियन इकोनॉमी। अर्स्ट वाइल का मतलब कि इन द पास्ट इंडियन इकोनॉमी में ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करा था। और बात कहाँ की, कब की हो रही है? 1991 की। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, जो आपका नया पैटर्न शुरू हुआ है उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। मतलब 3 से 4 आपका ये एमसीक्यू पैटर्न मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे 1-2 क्वेश्चंस के, और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न चलेगा एग्जाम्स का। तो यही हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, कुछ जिस भी तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे उसे ही हम तैयार करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ना ही उससे कम। एक स्पेसिफिक पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, India entered the stage of demographic transition after the year 1921। इंडिया ने कौन सी स्टेज की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर एंटर किया था 1921 के बाद? कौन सी डेमोग्राफिक स्टेज थी 1921 के बाद, जब जिस पर इंडिया ने एंटर किया था? वो कौन सी स्टेज थी? आपको इसमें से चूज़ करना है। क्या वो 4th थी, 3rd, 2nd या 1st? सो आंसर इज 2nd। इट वॉज सेकेंड स्टेज। राइट, आपके ये क्वेश्चंस अगेन मैं ये कहूँगी आपको आपकी बुक्स में से ही मिलेंगे। बुक्स में से ही ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, कहीं भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं आए हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, असर्शन एंड रीज़न। असर्शन का मतलब होता है एकदम करेक्ट फैक्ट जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट। राइट, एंड रीज़न का मतलब आपको पता है, कोई भी वजह। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है। अब इसके बेस्ड पर आपको ऑल्टरनेटिव चूज़ करने हैं। क्या स्टेटमेंट ए सही है या स्टेटमेंट बी जो दे रखा है उसका रीज़न सही है, ये आपको बताना है। तो हम पढ़ते हैं। 1 इज, assertion is India became exporter of primary products and an important importer of finished consumer and capital produced in Britain। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है? इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू करा था प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, और इंपोर्ट करना शुरू करा था फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स को, जो कि ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रहे थे। ये एक स्टेटमेंट है, एक कॉन्फिडेंट, एक फैक्ट स्टेटमेंट है। राइट, जिसका रीज़न क्या है? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। कमोडिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा था उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ लगा दी गई थी। ट्रेड एंड तारिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा
रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ लगाई थी, जिसका अफेक्ट क्या हुआ था, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ये रीज़न दे दिया है। क्या ये रीज़न सही है? अब आपको बताना है, इज़ दिस द रीज़न इज़ करेक्ट? सो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं, अब आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाली बात भी सही है एंड आर वाली बात भी सही है, और आर ने बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन किया है ए को। क्या ये चीज़ सही है? या फिर ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो आर ने एक्सप्लेन किया है ए को वो करेक्ट नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इन दोनों में से कौन सा सही है? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन है बी। ओके, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ए और आर दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो आर ने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है ए को, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, uncertainty of income for farmers in India is majorly caused by, जो इंडिया के फार्मर्स को इनकम की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि अनसर्टेनिटी इनकम है, कोई एक फिक्स्ड इनकम नहीं रहती, कभी ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया। ये किस वजह से रहता है? इरेगुलर रेनफॉल या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। अब इसका अगर हम कॉमन सेंस से भी आंसर लगाएं ना, कि अगर हम सोचें, अगर यह क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, कहीं नहीं पढ़ा हुआ, बुक में आपको कहीं मिला नहीं, तब भी आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए इरेगुलर रेनफॉल, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स तो कोई सेंस ही नहीं बनती इस क्वेश्चन के आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट debt waiver schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmers as these schemes reduce the burden of dash। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो उधार वाली छूट की स्कीम्स होती हैं, कि चलो जो कर्जा था उसको माफ़ कर दिया, ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होती है पुअर गरीब लोगों को और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को, क्योंकि ये स्कीम्स रिड्यूस करते हैं क्या? इसका आंसर आपको बताना है, इंडेप्टनेस या फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स क्या रिड्यूस करते हैं? तो अगेन इसका आपका कॉमन सेंस का ही आंसर निकलेगा, इंडेप्टनेस। पर्सनल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कैसे हो सकते हैं? पर्सनल एक्सपेंडिचर्स की हम बात कैसे कर सकते हैं? हम तो एक जेन्युइन बात करेंगे ना, इट इज़ इंडेप्टनेस, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप 6 कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम बढ़ते हैं। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। जो रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर है इंडिया में, उसमें मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस का सेट है। वो सेट किसका है? कौन से इंस्टीट्यूशंस उसमें आते हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिस्पेंस करे क्रेडिट चीपर रेट्स पर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स का एग्रीकल्चरल पर्पस है उसको चीपर रेट पर उनके क्रेडिट को ख़त्म करे, डिस्पेंस करे, एक ही बात है। तो वो कौन सी एजेंसीज हैं? रूरल रीजनल रूरल बैंक्स या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। रीजनल रूरल बैंक्स या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये दो आपको बैंक्स दे रखे हैं और क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पर डैश है और इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर द लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है? रीजनल रूरल बैंक है या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक है? तो इसका आंसर है लैंड डेवलपमेंट बैंक,
राइट, दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ हमने 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आप मुझे बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के सेशंस चाहिए या फिर और आप किसी और तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आज के 7 क्वेश्चंस में से आपको कितना समझ में आया ये मुझे बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है आज की वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट आगे हम और भी वीडियोस को जो डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी एक तरह से मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो ओवर करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।